हेलो डियर यूट्यूब लर्नर, जो भी स्टूडेंट 2022 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं जितना जल्दी हो सके बिना टाइम वेस्ट किए सारे बायो का टॉपिक कवर करूँगी। और कल का वीडियो में मैं बायो स्टार्ट कर दी हूँ और जहाँ से कल बच गया था वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ना लगे तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इसमें सुधारूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में मैं बताई थी परपोषण क्या है। ऐसे जीव जंतु जो अपना पोषण किसी दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करता है परपोषी कहलाता है, और यह क्रिया परपोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत जीवाणु, कवक एवं सभी जीव जंतु आते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण 4 प्रकार के होते हैं: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्रासरणी पोषण। ये सभी परपोषण का प्रकार है। प्राणी संपोषण क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस तरल पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और उसका पाचन और अवशोषण कर उससे पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। भोजन के स्रोत के आधार पर प्राणी समभोजी निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, अब बताते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से। प्राणी संपोषण क्या है? तो प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव क्या करता है, अपने शरीर के अंदर ठोस या द्रव को ग्रहण करता है, खाता है, भोजन को लेता है और उससे वो अपना पोषण प्राप्त करता है। अब प्राणी संपोषण का कितने टाइप है उसके बारे में जानेंगे। फिर प्राणी संपोषण का पूरा टाइप जानेंगे। शाकाहारी, हर्बीवोर, मांसाहारी, कार्बीवोर, सर्वाहारी, ओमनिवोर, स्वजाति भक्षक, कैनिबल्स, अवशिष्ट भोजी, परभक्षी, मृतभक्षी, कीटभक्षी, ये सब जानेंगे। ये सब प्राणी संपोषण का टाइप है। फिर इसको जानने के बाद मृतजीवी पोषण, फिर परजीवी पोषण, फिर प्रासरणी पोषण एक एक करके जानेंगे। तो आगे देखेंगे शाकाहारी क्या है। ऐसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे को खाता है शाकाहारी जंतु कहलाता है। शाकाहारी जंतु का एग्जाम्पल है गाय, भैंस, घोड़ा, खड़ा। मांसाहारी कार्निवोर, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतु को खाकर प्राप्त करता है मांसाहारी कहलाता है। जैसे शेर, कुत्ता, बाघ, चीता, सांप, ये तो सबको समझ में आता है। जो केवल साग सब्जी पेड़ पौधा से अपना भोजन प्राप्त करता है शाकाहारी कहलाता है। जो केवल मांस खाता है मांसाहारी कहलाता है। आगे देखेंगे सर्वाहारी, ऐसे जीव जंतु जो पादप एवं जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे तेलचट्टा मनुष्य, उसे सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है, इसलिए मनुष्य किस में आता है? सर्वाहारी में। अब सर्वाहारी समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। आगे स्वजाति भक्षक, ऐसे जीव जंतु जो अपने ही जाति के जीवों को खा जाता है उसे स्वजाति भक्षक कहते हैं। जैसे सांप, मेढक, मांगुर मछली, ये सब सांप क्या करता है? अपने ही बच्चे को खा जाता है। आप सुने होंगे सांप के बारे में कि सांप अपना ही बच्चे को स्वयं खा जाता है। मेढक भी वैसा ही करता है। मांगुर मछली एक होता है, वो मछली भी अपने बच्चे को खा जाता है। आगे समझ में स्वजाति भक्षक क्या है। नेक्स्ट है अपशिष्ट भोजी, ऐसे जीव जो कीचड़ में उपस्थित मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करता है। जैसे केंचुआ, मतलब वैसा जीव जो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है? कीचड़ से। बट कीचड़ में जो मृत शरीर है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, कार्बनिक पदार्थ को उसमें से निकाल के खाता है, वो अपशिष्ट भक्षी कहलाता है।
अगला है परभक्षी। परभक्षी ऐसे जीव जो दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, परभक्षी कहलाता है। जैसे बाज, चील, कुत्ता, लोमड़ी, ये सब मतलब जिंदा को मार के खाता है, इसीलिए इसको परभक्षी कहलाता है। और वैसा जीव जो मरा हुआ को खाएगा वो मृतभक्षी कहलाएगा। ऐसा जीव जो मृत जीवों को खाता है मृतभक्षी कहलाता है। जैसे कौवा, ये किसी को मार के नहीं खाता है, जिंदा को, मरा हुआ को खाता है, इसीलिए ये मृतभक्षी कहलाता है। गिद्ध है ना, ठीक है। आगे कीटभक्षी, ऐसे जीव जो कीटों को खाता है कीटभक्षी कहलाता है। कीटभक्षी का एग्जाम्पल मेढक, गिरगिट, छिपकली, ये सब मेढक को देखते होंगे कीड़े मकोड़े को खाता है, गिरगिट भी, छिपकली। आगे मत्स्य भक्षी, ऐसे जीव जो केवल मछली का भक्षण करता है, मतलब केवल मछली खाता है, वो मत्स्य भक्षी कहलाता है। जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ। आगे धान्य भक्षी, वैसा जीव जो केवल अनाज के दाने खाता है धान्य भक्षी कहलाता है। ये सभी क्या थे, सभी परपोषी के टाइप थे। परपोषी का परपोषण का जो प्राणी संपोषण था उसके टाइप था इतना। कौन कौन, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वजाति भक्षक, अपशिष्ट भोजी, परभक्षी, मृतभक्षी, कीटभक्षी, मत्स्य भक्षी, धान्य भक्षी। धान्य भक्षी जो केवल अनाज के दाना खाएंगे, धान्य भक्षी, ठीक है। नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण परपोषण की एक विशेष विधि है जिसमें मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से जीवन अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर के सतह से अवशोषित करते हैं। मृत जीवी पोषण ऐसा पोषण का एक विधि है जिसमें मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है जीव। कैसे प्राप्त करता है मृत जीव से, तो वो अपने शरीर से कुछ कार्बनिक पदार्थ छोड़ता है और उससे वो उसके सतह से, उसके बॉडी के सतह पे उससे टच होता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। जैसे में कवक, ईस्ट, मशरूम, जीवाणु, ये सब अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो मृत जंतुओं और पौधे के जो पत्ते गिर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उससे कवक, ईस्ट, मशरूम ये सब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सब के भोजन प्राप्त करने की विधि को मृतजीवी पोषण कहेंगे, ठीक है। आगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। मतलब वैसा जीव जो दूसरे जीव पे आश्रित हो, पूरा 100% दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, उसी से मुझे भोजन मिलेगा, तो उसे उसका भोजन जहाँ मिलने का जो विधि होगा वो परजीवी पोषण कहलाएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिएशन, इसका एग्जाम्पल है खटमल। खटमल जो हमारे बेडशीट में कभी कभी हो जाते हैं, बेड में, जू, बाल में होने वाले, गोल कृमि, पेट में होने वाले कीड़ा, फीता कृमि, मलेरिया, परजीवी, ये सब क्या है, सब परजीवी है, ये सब दूसरे पे आश्रित है। परजीवी दो तरह के होते हैं, बाह्य परजीवी जैसे जू, खटमल, ये सब कहाँ रहता है, हमारे शरीर के बाहर, और अंतः परजीवी जैसे बाह्य कोशिका, फीता कृमि, अंतः कोशिका, मलेरिया, ये सब हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और हमसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग मृतजीवी जान गए, परजीवी जान गए, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और चौथा क्या था, एक प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और पराशरणी पोषण। अब लास्ट है एक पराशरणी पोषण क्या है।
इस प्रकार के पोषण में जंतु विसरण तथा परासरण द्वारा अपने शरीर के सतह से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का अवशोषण करता है, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि। इसमें क्या होता है, कोई भी जंतु जो अपना भोजन कैसे विसरण या परासरण की विधि से प्राप्त करता है। आप विसरण या परासरण पढ़े होंगे क्लास 9th में। किशमिश कैसे फूल जाता है परासरण की क्रिया द्वारा, उसमें जब वो पानी अंदर में चल जाता है तो वो फूल जाता है। उसी तरह ये जीव जो परासरणी पोषण प्राप्त करते हैं, ये अपने बॉडी से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फीता कृमि और कोल कृमि। आगे स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, तो स्वपोषण में दो अंतर इसमें दिया गया है। एक ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, ये स्वपोषण सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेके अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन परपोषण में क्या होता है, निर्मित भोज्य पदार्थ जो दूसरा का, ये स्वपोषण करने वाला जीव जो अपना भोजन बनाता है उसका भोज्य पदार्थ से परपोषी अपना भोजन पूरा करता है। भोजन का स्रोत इसका स्वपोषण का प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण। स्वपोषण में कैसे भोजन मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये जब अपना भोजन बनाता है तो इसको भोजन मिलता है। जबकि परपोषण में मृत या जीवित पौधों या जंतु ये दूसरे पे आश्रित रहता है और 100% दूसरे पे ही डिपेंड रहता है। ये जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ आप पढ़ेंगे। जीवों में पोषण प्राप्त कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, बहुकोशिकीय जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, पौधा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, ये सब चीज़ आप जानेंगे। अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवों में अलग अलग प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है। एक कोशिकीय जीवों में पोषण की प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है। एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है, विसरण के द्वारा। मतलब वो किसी सरागला चीज़ में कोशिकीय जीव सटता है और उससे उसका भोजन उसके अंदर इंटर हो जाता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में भोजन का अंतःग्रहण होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, फिर भोजन मेरे अंदर जाता है। और भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए बहुकोशिकीय जीव में विशेष अंग की व्यवस्था होती है। आगे पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधे जिनकी कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो परजीवी होता है। मतलब पौधा में भोजन कैसे होता है, तो पौधा में भी भोजन दो प्रकार से पौधा अपना पोषण प्राप्त करता है। तो कुछ पौधा ऐसा होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका कलर हरा होता है, वो अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं। और कुछ पौधा ऐसा होता है जो हरा पौधा पे डिपेंडेंट रहता है 100% और अपना भोजन हरा पौधा से ही प्राप्त करते हैं। जैसे ये परजीवी का एग्जाम्पल है अमरवेल, कवक, ये सब क्या है, हरा पौधा पे अमरवेल को देखते हो, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। हरे पौधे पे पूरा डिपेंड रहता है, पूरा लसड़ के हरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, ये अपना भोजन कभी बना ही नहीं सकता। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। हरा पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। आगे जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पौधों को भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पौधा क्या करता है,
धरती से जल, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण लेता है, और पत्ता में क्लोरोफिल तो होता ही है जिसके कारण वो हरा होता है, और सब आपस में अभिक्रिया करके C6H12O6 प्लस जल और ऑक्सीजन मतलब ग्लूकोज और जल का निर्माण करता है और एयर में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इसी पूरे प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। इस मतलब धरती से जल ग्रहण करने की, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करने की, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा जो ये भोजन पर ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया है, और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मुक्त करने की प्रक्रिया, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। आपसे एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे डिस्क्राइब करें। तो इसी तरह आपको अच्छे से फिगर बना के और नीचे अभी हम बताएंगे उस तरह से डिफिनीसन लिखना होगा। बस आपको इतना समझ में आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण में हरी पत्तियाँ, जमीन से जल, वायुमंडल से CO2 एवं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है और O2 एवं H2O मुक्त करता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए अब इसको डिफिनीशन कैसे अच्छे से लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से लिए गए CO2 गैस तथा भूमि से लिए गए H2O जल से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है तथा O2 गैस बाहर निकाल दिया जाता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो O2 गैस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस भाग लेता है, तो ये तो O2 गैस बाहर निकलता है। भाग लेने के वक्त कौन गैस रहता है, तो CO2 गैस रहता है। इसी में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि O2 कब होगा, CO2 कब होगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा उसमें CO2 भाग लेगा और जब बाहर निकलने की बारी आएगा तो O2। इसी का ये केमिकल इक्वेशन है पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का। ये ग्लूकोज का सूत्र 6 अणु CO2 का एयर से लेके 12 अणु जल का धरती से लेके क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज का निर्माण करता है और 6H2O प्लस 6O2 छोड़ता है एयर में। अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो ऐसे तो हम लोग देख ही लिए कि पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। पत्ती के प्लेसिड पैरेनकाइमा तथा स्पंजी पैरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है। तो ये पत्ती के प्लेसिड पैरेनकाइमा तथा स्पंजी पैरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पत्ती में कहाँ पाया जाता है, तो प्लेसिड पैरेनकाइमा में और स्पंजी पैरेनकाइमा में। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट से प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट पे क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ता है और धरती से जल, वायुमंडल से CO2 मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, तो आवश्यक घटक हम लोग जान ही लिए। H2O जो धरती से मिलता है, CO2 जो वायुमंडल से मिलता है हमारा एटमॉस्फेयर से, क्लोरोप्लास्ट जो ऑलरेडी पत्ती में उपलब्ध रहता है, और सूर्य प्रकाश। ये 4 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। ये 4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब जो भी क्वेश्चन अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना क्वेश्चन आपसे बनता है।
क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा रहते हैं क्लास 10th के एग्ज़ाम में। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, ऐसे पौधे जो मृत एवं सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये पीछे हम बताए हैं कि मृत एवं सड़े गले से जो अपना भोजन प्राप्त करेगा वो मृतजीवी कहलाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें होगा वही प्रकाश संश्लेषी अंग होगा, पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? तो अंग का ही अंदर का पार्ट जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो कौन सी गैस जब ली जाने की बात आएगी मतलब अभिक्रिया के समय तो CO2, ये हम बताए हैं ऑलरेडी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन से गैस बाहर निकलते हैं? तो O2। जो गैस प्रकाश संश्लेषण होने के बाद बाहर निकाल दिए जाएंगे वो O2 होगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण कौन कर सकता है? केवल हरा पौधा। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जीवों का अनुरक्षण करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? तो ये तो सबसे पहला डिफिनीशन ही बताए थे, जैव प्रक्रम कहलाती है। अब पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे होता है? जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं जो अपना भोजन हरे पौधे से प्राप्त करते हैं। अनाज या जो भी चीज़ खाते हैं जंतु कहाँ से मिलता है? हरे पौधों से। या जो भी मीट वगैरह खाते हैं वो दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, अपना भोजन तो बनाते नहीं है क्योंकि जंतु के पास क्लोरोफिल होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जंतु परपोषी होते हैं, वे अपना भोजन दूसरे पौधे या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ये जीव प्राणी संपोषी, मृतजीवी या परजीवी होते हैं। मतलब जंतु कैसा होता है? प्राणी संपोषी, मृतजीवी या परजीवी हो सकता है। जो मरे हुए चीज़ को खा सकता है जंतु, या परजीवी दूसरा चीज़ पे डिपेंड रह सकता है, या प्राणी संपोषी सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी ऐसा हो सकता है। अब देखेंगे जंतुओं में पोषण के लिए किस किस कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, क्या क्या ज़रूरत होता है, जंतुओं में पोषण कैसे संपन्न होता है। जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती है। ये जंतुओं में पोषण से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जंतुओं में पोषण की कितने अवस्थाएं होती है? तो 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? भोजन का अंतर्ग्रहण, जिससे जंतु भोजन को अपने अंदर लेता है। पाचन, जब भोजन को जंतु खाता है तो उसके बाद उसका पाचन होता है, डाइजेशन, मतलब विभिन्न अंग से होके छोटियाँ तक जाता है, जैसे आमाशय में जाता है, फिर लीवर से जूस निकलता है, उसके सहायता से छोटी आंत में पचाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। ये सब पाचन के अंतर्गत आता है। अवशोषण, अब पाचन के बाद जो भी उससे वसा, प्रोटीन या निकला, जो भी हम अंतर्ग्रहण किए थे भोजन उससे, वो सब का अवशोषण करेगा। फिर स्वांगीकरण, अवशोषित किए हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग करेगा। कौन सा भोज्य पदार्थ का उपयोग किस चीज़ के लिए होगा, इसी को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहेंगे। बहिष्करण, इगेशन, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा भोजन के पचने के बाद, और हमें स्वांगीकरण के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ रहेगा उसे अवशोषण करने के बाद वो सभी को हम बहिष्करण कर देंगे। ये सारे चीज़ के बारे में डिटेल जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में आएगा तो इसे अच्छे से जानना ज़रूरी है। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा है पाचन,
भोजन के बड़े या अघुलनशील अणुओं के छोटे तथा घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। देखिए, हम जो भी भोजन खाते हैं, रोटी या दाना, वो बड़े बड़े रहते हैं। वो जब चबाते हैं वो उसी टाइम से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि चबा के क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। वही कह रहा है कि अघुलनशील अणुओं को छोटे तथा घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया, कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। अगला है अवशोषण। पचे हुए भोजन को छोटी आंत की कोशिका द्वारा सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण। अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थ का उपयोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। जो भी अवशोषित किए, अवशोषण के समय उसका उपयोग करेंगे तो उसको स्वांगीकरण कहेंगे। बहिष्करण। भोजन के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से निष्कासन को भोजन का बहिष्करण कहते हैं। जो भी लास्ट में बच जाता है अपशिष्ट, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को भोजन का बहिष्करण कहेंगे। आगे है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है? देखो, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जहाँ भी वो अपना भोजन को देखता है, अपना कुछ पाद को चारों तरफ बढ़ाता है और अपने अंदर कर लेता है उस भोजन को, और भोजन उसके अंदर चल जाता है। वो कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट से भोजन को ग्रहण कर लेता है और किसी भी पार्ट से उसको बाद में निष्कासन करता है। अब अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को अच्छे से पढ़ते हैं। अमीबा कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता है और एक बूंद जल के साथ भोजन रसधानी बनाता है। भोजन रसधानी के अंदर ही भोजन का पाचन होता है। भोजन रसधानी जीव द्रव के अंदर घूमती रहती है और भोजन को विभिन्न अंगों को तक पहुंचाती है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन रिक्तिका द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। भोजन रसधानी कोशिका झिल्ली से सटता है, वहाँ की कोशिका झिल्ली गल जाती है और अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब अमीबा अपना भोजन तो कूटपाद से ग्रहण कर लिया, अंतःग्रहण कर लिया, वो उसमें पाचन कैसे हुआ? तो उसमें एक बूंद जल, वो एक कोशिकीय जीव तो होता ही है, बस एक बूंद जल से ही उसका भोजन का पाचन हो जाता है। और उसके अंदर भोजन रसधानी होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है। रसधानी उसके बॉडी में घूमते रहता है जब तक वो पाचन नहीं हो जाता है और सभी अंग तक पहुंचाते रहता है। और जब वो भोजन का पाचन पूरे अच्छी तरह से हो जाता है तो वो कोशिका के सबसे बाहरी पार्ट में कहीं पे भोजन का रसधानी सटता है और जहाँ पे सटता है वहाँ से भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ये था अमीबा में पोषण। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लो। अमीबा में कूटपाद से अपना भोजन अंतःग्रहण करते हैं, ये तो खास के ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। वो एक अमीबा का बचा हुआ था। अब मनुष्य में पाचन पढ़ेंगे। मनुष्य तथा अन्य उच्च जंतुओं में भोजन का पाचन के लिए विशेष तंत्र होते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, तो मनुष्य और इसी तरह के बड़े बड़े जो जीव है उसके लिए भोजन का पाचन के लिए विशेष तंत्र बनाए होते हैं। जैसे उसमें आहार नाल, पाचन ग्रंथि, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब बनाया रहता है। अमीबा वगैरह में ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो सब जो भी रहता है तंत्र, उस विशेष तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पूरे पाचन तंत्र को वैज्ञानिकों ने 2 भाग में बांटा है, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल जिससे भोजन ग्रहण करते हैं, और पाचन ग्रंथि मतलब वैसा ग्लैंड जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ये इसको 2 भाग में बांटा है कि इसको पाचन तंत्र। अब अभी आहार नाल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पाचक ग्रंथि के बारे में पढ़ लेंगे। देखेंगे आहार नाल क्या है। यह मुंह से मलद्वार तक फैली नली होती है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं।
आहार नाल क्या है, ये यहाँ पे अगर हमारा मुंह रहता है तो मुंह से लेके और ये मल द्वार तक भोजन पचने के बाद जहाँ आता है यहाँ तक जितने भी एक जो नली है इसके अंतर्गत जितने भी अंग आएगा वो सब आहार नाल कहलाएगा। जितने भी अंग मतलब जैसे अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी आहार नाल है। और पाचक ग्रंथि क्या है, लाड़ ग्रंथि मतलब यहाँ मुंह में जब भोजन को चिबाते हैं उसी वक्त जो लाड़ ग्लैंड से जो निकलता है रस वो पाचन में मदद करता है किसको, भोजन को। यकृत, जठर ग्रंथि, यकृत मतलब लीवर से बाइल जूस जो निकलता है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। जठर ग्रंथि कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है। अग्नाशय और आंत ग्रंथि, और आंत से जो भी ग्लैंड निकलता है वो सभी क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। अब पूरे आहार नाल को एक एक करके पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ से कौन सा ग्लैंड निकलता है डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पढ़ेंगे अब आहार नाल के सभी पार्ट के बारे में। क्या बच्चों, आपको क्या लग रहा है कि क्लास बोरिंग हो रहा है? अगर बोरिंग भी लग रहा हो ना तो पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम है, मजाक नहीं। अगर थोड़ा भी बोरिंग लगे ना पढ़ने वक्त तो याद कर लेना, पढ़ने के बाद 10,000 का तोहफा मुख्यमंत्री जी देंगे। तो क्या कौन नहीं चाहेगा पढ़ना, इसलिए पढ़ लो, काम देगा। और केवल वो 10,000 अभी नहीं, आपके आने वाले फ्यूचर में भी ये पढ़ाई आपको बहुत आपका वैल्यू बढ़ाएगा और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ये 10,000 तो अभी आपको फ्री में मिलेगा, फ्री। बस क्या है, पढ़ना है आपको अपने फ़ायदे के लिए, और पैसा देगी सरकार आपको। सोचिए कितना फ़ायदा की बात है। ये सब हंसने की बात नहीं है, ये रियल बात है, ठीक है। इस पे सोचने की बात है, ये सोचो कि देखो आगे। अब मुख क्या है, चेहरा के सामने की ओर छिद्र होता है, मतलब हमारा जो फेस होता है उससे सामने एक छिद्र होता है जिसको मुख कहते हैं, जिसे मुख कहते हैं। मुख गुहा में खुलती है, मुख जो अंदर में खुलती है उसको मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा 2 जबड़े से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। मुख गुहा में क्या रहता है, 2 जबड़ा रहता है। हमारे मुंह में क्या रहता है, एक ऊपरी जबड़ा रहता है और एक नीचे का जबड़ा, और बीच में एक छेद रहता है जिसको मुंह कहते हैं। इसके पृष्ठ भाग पर तालू और इसके उधर भाग में गला तथा दोनों पार्श्व भाग में गाल एवं मसूड़े हैं तथा दांतों से घिरा होता है। हमारा जबड़ा में क्या रहता है, पृष्ठ भाग में तालू रहता है, ऊपर में तालू रहता है, उधर भाग में गला मतलब अंदर में गला रहता है हमारे मुंह के, और दोनों तरफ पार्श्व भाग में गाल रहता है, आगे से मसूड़ा रहता है और दांत रहता है। ये सभी से घिरा रहता है क्या, हमारा मुख जिसको कहते हैं, ठीक है। देखो जो भी हमारे मुंह के चारों तरफ पार्ट है, तालू, जबड़ा के ऊपर नीचे मसूड़ा, दांत, दोनों तरफ गाल, ये सब को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी चपटी मांसल होती है जिसे जीभ कहते हैं। मतलब ये हमारे मुख गुहा के चारों तरफ गाल है, तालू है, दांत है, लेकिन उसके फर्श पे क्या है, बीच में एक मोटी चपटी मांसल है जिसको जीभ कहते हैं, जिसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है। जीभ का आगे से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, जिसको हम अपने मुंह से बाहर भी निकाल सकते हैं, और पीछे की ओर फर्श से जुड़ा रहता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद ग्रंथि कहते हैं। यह स्वाद को ग्रहण करता है। जीभ के ऊपर क्या रहता है, छोटे छोटे अंकुर रहता है जो स्वाद कर, हम खाते हैं तो खट्टा मीठा ये सब कैसे लगता है, वही स्वाद ग्रंथि ये सब चीज़ को बताता है। जीभ के ग्रसनी भाग में
अनेक लसिका ग्रंथि होती है जिसको टॉन्सिल कहते हैं। जीभ का जो अंदर का भाग होता है, सबसे अंदर का, उसमें बहुत सारे ग्रंथि होता है, ग्लैंड, जिसको टॉन्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉन्सिल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जीभ के ग्रसनी भाग के अनेक लसिका ग्रंथि होती है, उसको क्या कहते हैं? टॉन्सिल कहते हैं। आगे देखिए, दांत क्या है? ऊपरी तथा निचली जबड़े में दांत होती है जो मसूड़े से जुड़े होते हैं। दांत के 3 भाग होते हैं। ये दांत के 3 भाग कौन कौन है? दांत कहाँ रहता है? हमारा मसूड़ा में ऊपर तथा नीचे में जो भी रहता है वो सब दांत रहता है। दांत ऊपरी जबड़ा में और निचली जबड़ा में दांत के 3 पार्ट होते हैं। ये रूट जो हमारे निचली जबड़ा से जो दांत, ये एक दांत का 3 पार्ट है। सबसे ऊपर में जो पार्ट होता है हमारे दांत का, उसको क्राउन कहते हैं। बीच का पार्ट को नेक कहते हैं और नीचे के पार्ट को रूट कहते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है उसको रूट कहते हैं। रूट के ऊपर का भाग नेक कहलाता है। जो धंसा रहता है ये यहाँ तक मसूड़े में धंसा रहता है, इस सबको रूट कहते हैं। और बीच का भाग नेक कहलाता है और रूट के ऊपर का भाग नेक कहलाता है और सबसे ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्राउन। ठीक है, अब पढ़ेंगे दांत का आंतरिक रचना। दांत के अंदर में और क्या क्या रहता है। ठीक है, दांत का सबसे बाहरी चमकीला भाग इनामेल कहलाता है। दांत के सबसे बाहरी भाग जो होता है जिसके कारण दांत चमकते रहता है उसको क्या कहते हैं? इनामेल। ये भी एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनामेल के अंदर का भाग डेंटाइन कहलाता है। इनामेल के जस्ट अंदर, मतलब सबसे ऊपर में ये चमकता है इनामेल। इनामेल के जस्ट अंदर क्या होगा? डेंटाइन होगा। डेंटाइन के बीच में एक गुहा होती है जिसे पल्प गुहा कहते हैं। और ये डेंटाइन इधर से होगा तो इधर साइड से भी होगा और इस डेंटाइन के बीच में एक गुहा होगी जिसको पल्प गुहा कहेंगे। इसको अच्छे से याद कर लो, डेंटाइन कहाँ रहेगा, इनामेल कहाँ रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। अब पढ़ेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत में क्षरण कैसे होता है, दांत खराब कैसे हो जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कतरनक, जो काटने का काम करता है। ये 4 होते हैं, मतलब हमारे जबड़े में ऊपर में 4 दांत और नीचे में 4 दांत। ये कैसा होते हैं? कतरनक। भेदक, जो क्या करते हैं? उसको फाड़ने का काम करता है। कैनिन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये 2 होते हैं, ये 2 ऊपर में और 2 नीचे में रहता है। अग्रचवर्णक 4 प्रीमोलर, और 4 अग्रचवर्णक ऊपर में भी और 4 नीचे में भी, और 6 चवर्णक ऊपर में भी और नीचे में भी। ये याद करने के लिए एक ट्रिक है। मनुष्य का दांत सूत्र 42-46/42-46, मतलब ये कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, और जितना ऊपर में रहता है उतना ही नीचे में, और 16 ऊपर में और 16 नीचे में, पूरा मिला के 32 दांत मनुष्य में पाया जाता है ना। यही है 32 दांत। 32 दांत में याद अगर नहीं रहे कि कौन दांत कितना रहता है तो इस फॉर्मूला को केवल याद रखो, 42-46। आगे पढ़ेंगे दंत क्षरण या दंत अस्थिक्षय। यह मीठी चीज़ें, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाई, लड्डू इत्यादि खाने के बाद हमारे दांत अपने दांतों की सफाई अच्छी ढंग से नहीं करते हैं तो दांत में चिपक जाता है और इस पर जीवाणु रासायनिक क्रिया करके इसे नम्र बनाते हैं तथा उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र बन जाता है जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं। मतलब जब हम मीठे मीठे चीज़ खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं, नट्टी बोया सब नहीं करता है ब्रश, तो क्या होता है, ब्रश नहीं करने पे उस पर वो हमारे दांत से चिपक जाता है और जीवाणु उस पर रासायनिक क्रिया कर लेता है जिससे हमारे दांत का इनामेल ही ख़त्म हो जाता है और हमारा दांत क्या होता है, इनामेल के कारण कठोर चमकीला रहता है और वो जैसे ही ख़त्म होता है दांत नम्र हो जाता है और धीरे धीरे दांत में छिद्र होने लगता है जिसको दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको
अच्छे से लिखना एग्ज़ाम। ये तो बहुत आसान है, बच्चा भी एक बार में समझ जाएगा। जो बरस नहीं करता होगा वो तो और समझ जाएगा जल्दी। आगे है लाड़ ग्रंथि। क्या क्या पढ़ लिए? मुख पढ़ लिए, मुख गुहा पढ़ लिए, दंत पढ़ लिए, दांत का टाइप, दंत क्षरण। अब पढ़ेंगे लाड़ ग्रंथि। मुख गुहा में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि होती है। हमारे मुख गुहा में कितने लाड़ ग्रंथि होते हैं? 3 जोड़ी। फर्स्ट पैरोटाइड, सेकेंड सबमेंडिबुलर, थर्ड सबलिंगुलर। पैरोटाइड कान के नीचे पाया जाता है। पैरोटाइड कहाँ पाया जाता है? कान के नीचे। सबमेंडिबुलर जबड़ा के नीचे। जबड़ा जिसमें हमारा दांत उगा रहता है उसको जबड़ा कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे सबमेंडिबुलर ग्रंथि पाया जाता है। और सबलिंगुलर जीभ के नीचे पाया जाता है। जीभ के नीचे पाया जाने वाला ग्रंथि सबलिंगुलर। जबड़ा के नीचे पाया जाने वाला ग्रंथि सबमेंडिबुलर। कान के नीचे पाया जाने वाला ग्रंथि पैरोटाइड। लाड़ ग्रंथि से लाड़ निकलता है जो जीभ के नीचे एक नली के द्वारा खुलता है। लाड़ में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च पर प्रतिक्रिया करके उसे ग्लूकोज में बदल देता है, उसे माल्टोस में बदल देता है। हमारे लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। हमारे लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और क्या करता है टाइलिन? भोजन, हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें स्टार्च उपस्थित रहता है जिसके कारण भोजन मीठा लगता है। उससे अभिक्रिया करके और टाइलिन भोजन को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। आगे पढ़ेंगे ग्रसनी। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के जस्ट पीछे जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। यह 12 से 14 सेंटीमीटर का एक संभवाकार भाग है जहाँ भोजन नली तथा श्वास नली एक दूसरे से मिलती है। मतलब हमारे बॉडी, मुंह में क्या रहता है? एक नाक से आता है पाइप और एक मुंह से आता है। दोनों जिस जगह पे मिलता है उसको ग्रसनी कहेंगे। ठीक है। चलो, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो अभी तक अच्छे से एग्ज़ाम के व्यू से तो आप लोग के लिए एक शायरी। चलिए एक बार और कोशिश किया जाए, गलतियां सुधारी जाए, अच्छाई निखारी जाए। जीवन सीमित है और पल असीमित है। आपकी जीवन सीमित है, पल असीमित है, क्योंकि आपको इतनी छोटी सी जीवन है और इतना में ही बहुत सारा काम करना है। और इसी में हम बहुत सारे गलती कर चुके होते हैं, लेकिन गलती करके ये नहीं कि हम पूरा ज़िंदगी पछताते रहें। गलती हो गया, अब हमें केवल अच्छाई करनी है। गलती को सुधारा जाए और अच्छाइयाँ को निखारा जाए। और जो अपना गलती सुधारता है वही अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। इसलिए गलती करके अफसोस मत करो, गलती करके निखरो कि हाँ इस चीज़ को गलती किए थे, अब ये गलती कभी नहीं करेंगे। आगे पढ़ेंगे ग्रसनी के। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं जिसको कंठ द्वार और निगल द्वार कहते हैं। अभी पढ़े थे ग्रसनी के आगे श्वास नली से और मुख गुहा से जो आया था, दोनों पाइप जिस जगह पे मिला था उसको ग्रसनी कहे थे। और ग्रसनी में भी 2 छिद्र होता है जिसको निगल द्वार और कंठ द्वार कहते हैं, ग्लैटिस और गलेट। निगल द्वार क्या है? निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग में खुलती है। कंठ द्वार श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी नुमा रचना होती है जो भोजन निगलते समय कंठ द्वार को ढक देती है। इसे इपीग्लोटिस कहते हैं। इपीग्लोटिस क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इपीग्लोटिस मतलब जब हम भोजन खाते हैं तो उसी टाइम सांस भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कंठ द्वार
में का जो नली खुलती है, जो हम मुंह से भोजन लेते हैं, वो नली जब खुलती है तो उसमें एक रचना बनाया होता है पट्टीनुमा। वो क्या होता है कि भोजन निगलते समय कंठ द्वार को ढक देता है। मतलब एक ही बार भोजन और सांस दोनों लेंगे तो क्या होगा, हम भोजन लेने वक्त कभी कभी सरक जाते हैं। यही होता है, क्या होता है, वो उसको नहीं ढक पाता है तो सरक जाते हैं। तो वो जो ढकता है उसको इपिग्लोटिस कहते हैं। यह ग्रास नली 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी मांसल नली होती है जो निगल द्वार से आमाशय में खुलती है। भोजन नली की दीवार में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। इससे भोजन नीचे की ओर सरकता है। भोजन नली की द्वार क्या होता है, सिकुड़ता और फैलता है, जिससे भोजन धीरे धीरे अंदर की ओर सरकता है। कंठ द्वार में मतलब इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसमें सिकुड़ने और फैलने की एक गति होती है। क्या होता है, कंठ द्वार ऐसे ऐसे सिकुड़ता और फैलता है। उस सिकुड़ने और फैलने की गति को क्रमाकुंचन की गति कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है क्रमाकुंचन की गति। मेरे कॉपी में जो भी ठीक डबल लाइन से किया हुआ है वो जरूर एग्जाम में आया हुआ है, और नहीं आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI आ ही सकता है। अगला है अमाशय, स्टोमच। अमाशय क्या है, स्टोमच अमाशय नाशपाती के आकार की मांसल फैली होती है जो उदर गुहा के ऊपर बाईं ओर स्थित होती है। अमाशय जो होता है वो नाशपाती के आकार का रहता है, इस टाइप से। ये कहाँ रहता है, हमारे उदर गुहा में बाईं तरफ, मतलब हमारे बॉडी में बाएं हाथ के तरफ अमाशय पाया जाता है। और आगे देखते हैं अमाशय के बारे में डिटेल। अमाशय, ये देखो बच्चों, ये है हमारा अमाशय का फिगर। ये अमाशय का 3 पार्ट होता है। कौन कौन, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ जो ऊपर से आ रहा है कार्डिक, बीच का पार्ट फंडिक और नीचे का पाइलोरिक। अमाशय का ऊपरी भाग जहाँ भोजन नली खुलता है उसे कार्डिक कहते हैं। मतलब भोजन ऊपर से जो ग्रहण करे वो अमाशय में जहाँ से पहुँचता है, सबसे पहले जहाँ पहुँचता है उसको कार्डिक कहेंगे। दूसरा फंडिक, बगल में मुड़ा हुआ भाग फंडिक कहलाता है। मतलब ये जो बगल में कार्डिक के जस्ट बगल में मुड़ा हुआ भाग है वो फंडिक है। अगला फाइलोरिक, अमाशय का पतला भाग फाइलोरिक कहलाता है। अमाशय का जो सबसे पतला भाग होता है लास्ट का वो फाइलोरिक कहलाता है। अमाशय का आंतरिक भाग जगह जगह पर धंसे रहते हैं जिसे गैस्ट्रिक रंगील कहते हैं। अमाशय में क्या रहता है, अंदर का भाग ये जगह जगह पर अंदर की तरफ धंसा धंसा रहता है जिसको गैस्ट्रिक रंगील कहते हैं। गैस्ट्रिक कहाँ पाया जाता है, ये भी एग्जाम में आएगा। अमाशय में, अमाशय की आंतरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अमाशय के अंदर। और जठर रस कहाँ से निकलता है, तो अमाशय से। ये जरूर याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आने वाला ये सब क्वेश्चन है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जठर ग्रंथि में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है, 3 प्रकार की। कौन कौन, म्यूकस, पेप्सिन और HCl। ये तीनों कोशिका को जठर रस कहते हैं। तीनों सेल से निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं। ये तीनों सेल है म्यूसिन सेल,
जिससे म्यूकस निकलता है, ऑक्सीमेटिक सेल जिससे पेप्सिन निकलता है, और जाइमोजेन सेल जिससे HCl निकलता है। म्यूकस, पेप्सिन और HCl ये तीनों जठर ग्रंथि के कोशिका से निकलता है, जिसको जठर रस कहते हैं। अब जानेंगे कि HCl का क्या काम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि HCl क्या करता है, कहाँ रहता है। तो HCl अमाशय में रहता है, जो जाइमेजन सेल से निकलता है, जठर ग्रंथि में रहता है, अमाशय के जठर ग्रंथि में। अब पढ़ेंगे HCl के साथ आए हुए, HCl का कार्य। HCl क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को मार देता है। मतलब भोजन में अगर कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीवाणु जो भी आदमी खा जाता है, जो आदमी नंगों आँखों से नहीं देख पाता है, वो सबको कौन मार देता है, HCl। भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कीड़े मकोड़े को कैसे मार देता है, उसमें जो जिस माध्यम से भोजन जाता है उसी को अम्लीय एसिडिक बना देता है, ताकि उसमें कोई जीवाणु जाएगा वो खुद ही मर जाएगा। अक्रियाशील पेप्सिन को क्रियाशील पेप्सिन में बदल देता है। और जो हमारे बॉडी में पेप्सिन नामक एंजाइम रहता है, जो नहीं क्रिया करते रहता है, उसको क्रिया करने के लिए मजबूर करता है कौन, HCl। आगे देखेंगे अब गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम क्या है, इस एंजाइम से 3 एंजाइम निकलते हैं। गैस्ट्रिक एंजाइम से 3 एंजाइम निकलते हैं। गैस्ट्रिक एंजाइम अमाशय की दीवार को कहते हैं। अमाशय की दीवार में जो अंदर की तरफ ये रहता है खुरदरा पार्ट, उसको गैस्ट्रिक कहते हैं। बताया था ना, अमाशय के आंतरिक भाग में जगह जगह पर धंसे रहते हैं, जिसको गैस्ट्रिक कहते हैं। वही गैस्ट्रिक से कौन कौन एंजाइम निकलेगा, उसको गैस्ट्रिक एंजाइम बोलेंगे। गैस्ट्रिक से 3 एंजाइम निकलता है। पहला पेप्सिन प्रोटोजेन, ये क्या करता है, पेप्टोन और प्रोटेस का निर्माण करता है। दूसरा रेनिन प्लस कैसिन, ये एंजाइम निकलता है जो कैसिन का निर्माण करता है। और तीसरा लाइपोज फैट से अभिक्रिया करता है। ये पेप्सिन, रेनिन और लाइपोज 3 एंजाइम निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन से अभिक्रिया करके पेप्टोन बनाता है और प्रोटेसस छोड़ता है। रेनिन कैसिन से अभिक्रिया करता है और कैसिन बनाता है। लाइपोज फैट से अभिक्रिया करता है और फैटी एसिड बनाता है तथा ग्लाइकोड। अमाशय की दीवार सिकुड़ती और फैलती है, जिसे काइम कहते हैं। अमाशय की दीवार में क्या होता है, सिकुड़ने और फैलने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको काइम कहते हैं। आंत, इंटेस्टाइन। आंत एक लंबी कुंडलित नली में खुलती है, जिसे आंत कहते हैं। अमाशय, अभी जो भी अमाशय के बारे में पढ़े, जो नाशपाती के आकार का था ऐसा, वो कहाँ खुलता है, एक लंबी कुंडलित नली में खुलता है। जिस नली में ये खुलता है उसको आंत कहते हैं। अभी अभी आपको फिगर में दिखाते हैं आंत को। ये जब अमाशय से होके एक लंबी नली निकल रहा है, जो कहाँ जा रहा है, आंत में जा रहा है। ये रहा हमारा छोटी आंत जो इससे कनेक्टेड है, और ये बाहर वाली बड़ी आंत, और लास्ट मलद्वार। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, आंत के बारे में। फिर आंत में पढ़ेंगे छोटी आंत, छोटी आंत से कौन कौन ग्रंथि निकलता है, छोटी आंत का कौन कौन पार्ट होता है। फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत का कौन कौन पार्ट होता है। ये लीवर के बारे में पढ़ेंगे, यही सब। अगर आपके एग्जाम में आए कि मनुष्य का पाचन तंत्र का वर्णन करें 5 नंबर में, तो एक फिगर यही बना दीजिए खूब सुंदर सा, और उसके बारे में लिख दीजिए पूरा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन ग्रंथि निकलता है। जो भी अभी पढ़ा रहे हैं, मुख के बारे में, मुख से कौन कौन टाइलिन नामक एंजाइम लेट से निकलता है, और जो भी चीज़ दांत के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में,
अमाशय के बारे में जो भी इसका पार्ट है उस सब के बारे में अच्छे से बस लिख दीजिए। आपको 5 में 5 नंबर आपके नाम। तो यही है अमाशय, एक पतली कुंडलित नली में खुलती है जिसको आंत कहते हैं। आंत 2 प्रकार के होता है, कौन कौन? छोटी आंत और बड़ी आंत। अब देखेंगे छोटी आंत क्या है, छोटी आंत का पार्ट और छोटी आंत के बारे में पूरा डिटेल से। फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे इसके बाद। ये है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह 6 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होता है। आहार नाल कितना लंबा होता है? छोटी आंत, और चौड़ा 2.5 मीटर। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत का ऊपरी भाग को अमाशय के साथ यू आकार की रचना बनाती है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। मतलब आपको अभी बताए थे कि एक अमाशय था, अमाशय से जो सबसे पहले आके छोटी आंत में मिलता है, तो जो ये रचना बनाता है उसी को ड्यूडेनम कहते हैं, जहाँ से वो छोटी आंत में मिलता है। छोटी आंत का ऊपरी भाग जो अमाशय के साथ यू आकार का रचना बनाता है उसको ड्यूडेनम, मतलब या सीधे याद रखिए कि छोटी आंत का सबसे ऊपरी पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगला ग्रहणी। ड्यूडेनम में पित्त वाहिनी तथा अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है। मतलब पित्त वाहिनी और अग्नाशय से जो रस निकलता है और पित्त से, वो सब कहाँ के? इसी ग्रहणी में खुलता है, जो छोटी आंत का सबसे ऊपरी पार्ट रहता है उसी में। छोटी आंत का मध्य भाग जेजुनम कहलाता है। जेजुनम 8 फीट लंबा होता है। जेजुनम कितना फीट लंबा होता है? 8 फीट लंबा होता है। और ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लंबा था। छोटी आंत का निचला भाग इलियम कहलाता है, जो बड़ी आंत के सीतम में खुलता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत का सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? इलियम। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे ऊपरी पार्ट ड्यूडेनम, बीच का पार्ट जेजुनम और नीचे का पार्ट इलियम। छोटी आंत का निचला भाग इलियम कहलाता है, जो बड़ी आंत से सीतम में खुलता है। मतलब इलियम से ही छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। जहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत मिलता है उसको क्या कहेंगे? वह उस पार्ट को इलियम कहते हैं। छोटी आंत का इलियम पार्ट। और यहीं पे छोटी आंत में ही भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन। आपसे एग्जाम में आएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, दोनों में, या अग्नाशय में। तो कौन होगा आंसर? छोटी आंत। छोटी आंत से यकृत से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस तथा आंत से आंत रस निकलता है। छोटी आंत में क्या होता है? यकृत मतलब हमारा लीवर से जो पित्त रस निकलता है वो कहाँ जाता है? हमारा लीवर से जो पित्त रस निकलता है वो भी छोटी आंत में जाता है। अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है वो भी छोटी आंत में आता है। और आंत से तो आंत रस निकलता ही है। ये सब एग्जाम में पूछेगा कि लीवर से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। अग्नाशय से अग्नाशय रस। आगे अब पढ़ेंगे लीवर के बारे में डिटेल। यकृत, लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मतलब हमारा जो शरीर है इसका सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? यकृत। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और 10th के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जो उदर गुहा के ऊपर दाहिनी ओर में स्थित होता है। बाईं ओर में क्या रहता है? बाईं ओर में अग्नाशय और दाईं ओर में यकृत। कहाँ? उदर गुहा के, मतलब पेट के ऊपर दाईं ओर में यकृत और बाईं तरफ में अग्नाशय। यह गहरे मटमैले रंग की त्रिकोणीय रचना होती है। इसका यकृत का, लीवर का कलर कैसा होता है? गहरा मटमैला।
इसका वजन 1.5 kg तक होता है। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। यह यकृत कोशिका का बना होता है। लीवर किस कोशिका का बना होता है? यकृत कोशिका का, लीवर सेल का, जिसमें पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस, अभी बोले थे ना कि यकृत से पित्त रस निकलता है, वो पित्त रस बनता कहाँ है? तो यकृत में ही बनता है। पित्त एक थैली में जमा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत में ही एक थैली पाया जाता है जिसको पित्ताशय कहते हैं, जिसमें क्या होता है? पित्त जमा होता है। जो भी पित्त बनता है कहाँ से? यकृत से, वो पित्ताशय में जमा होता है। जिस थैली में जमा होता है उसको पित्ताशय कहते हैं। यकृत में अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती। लीवर में क्या होता है? अनेक छोटे छोटे नली के आकार की रचना होती है जो पित्ताशय से निकलने वाली नली से मिलकर एक मूल वाहिनी बनाता है। मनुष्य में प्रतिदिन 600 से 1200 ml पित्त का स्राव होता है। मनुष्य में प्रतिदिन कितना ml पित्त का स्राव होता है? 600 से 1200। पित्त हरे रंग का क्षारीय पदार्थ होता है जिसका pH मान 8.9 होता है। पित्त कैसा पदार्थ होता है? पित्त का कलर कैसा होता है? तो हरा। ये कैसा है? एसिडिक, अम्लीय या क्षारीय? तो पित्त क्षारीय होता है। पित्त का pH मान 8.9 होता है। 8.9 होने का मतलब ही है कि क्षारीय होता है, क्योंकि जब हम pH मान पे देखते हैं तो 7 पे उदासीन रहता है, 7 से ऊपर जो भी रहता है वो क्षारीय, 7 से नीचे जो भी रहता है वो एसिडिक, अम्लीय। तो 8.9 है इसका pH मान। इसी से हम जान जाएंगे कि यकृत से निकलने वाला रस का pH मान क्षारीय होगा। आगे देखेंगे पित्त का कार्य। ये जो रस निकलता है इसका क्या कार्य है? यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। वसा का पायसीकरण करता है, अर्थात वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। जो भी हम खाते हैं उसमें वसा मेरे बॉडी के अंदर जाता है, फैट, तेल, घी वगैरह, उसको कौन तोड़ता है? लीवर से। लीवर से जो पित्त निकलता है वही उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और ये क्या करता है? भोजन के रास्ता को क्षारीय बना देता है। यही पित्त का कार्य है। अगर आपको बोले कि लीवर के बारे में लिखने के लिए 5 नंबर में आ जाए तो पूरा लिखना पड़ेगा कि लीवर कहाँ पाया जाता है, लीवर का कलर कैसा होता है, लीवर का वजन कितना होता है, लीवर से कौन सा पित्त, कौन सा रस स्राव होता है, जो स्राव होता है वो किस थैला में रहता है, जिस थैला में रहता है वो उसको क्या कहते हैं, लीवर से प्रतिदिन कितना ml पित्त स्राव होता है। तो अच्छे से एकदम लीवर के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये अभी ही नहीं, आपके पूरे कंपटीशन और ज़िंदगी तक काम देगा लीवर के बारे में, क्योंकि ये तो हमारे आम जिंदगी से रिलेटेड है। आगे है अग्नाशय, पेनक्रियाज। अग्नाशय मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय और पक्वाशय के बीच 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी पीले रंग की होती है। इसमें अनेक पतली नलिकाएं होती है जो एक दूसरे से मिलकर मूल अग्नाशय बनाता है। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। ये मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि ये लीवर के बाद अग्नाशय ही है, जो दूसरा नंबर पे आता है मतलब मनुष्य के बॉडी में। ये अमाशय मतलब अभी जो इसके जस्ट ऊपर पढ़े थे, अमाशय और पक्वाशय, जहाँ पे भोजन पूरी तरह से पक जाता है, उसके बीच में पाया जाता है अग्नाशय। अग्नाशय की कुल लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होता है और अग्नाशय का कलर पीला होता है। अग्नाशय का कलर पीला होता है। इसमें अनेक पतली नलिकाएं होती है जो एक दूसरे से मिलकर मूल अग्नाशय बनाती है। मतलब बहुत सारे अग्नाशय में नलिकाएं होती है जो सारे एक जगह मिल के और जहाँ पे मिलता है उसको मूल अग्नाशय कहते हैं। और पित्त वाहिनी से जुड़कर पक्वाशय में खुलते हैं। अग्नाशय
में जो बहुत सारे नलिकाएं रहता है, जो मूल अग्नाशय का निर्माण करता है, वो क्या होता है ना, पीत वाहिनी से जुड़ जाता है। पीत वाहिनी कौन, जो लीवर से निकलता है पित्त, उससे जुड़ के और पक्वाशय में खुलता है। अग्नाशय रस प्रतिदिन 1500 ml स्रावित होता है। अग्नाशय रस से निम्नलिखित एंजाइम निकलता है। कितना अग्नाशय रस प्रतिदिन स्रावित होता है? 1500 ml। जबकि लीवर से 100 से 1200 ml पित्त ही स्रावित होता था, पित्त रस। अग्नाशय में 1500 ml, लीवर से भी ज़्यादा स्रावित होता है अग्नाशय रस। ये अग्नाशय रस से 3 एंजाइम निकलता है, ट्राइप्सिन, एमाइलेस और लाइपेस। ये क्या करता है? ट्राइप्सिन प्रोटीन को से अभिक्रिया करता है, एमाइलेज स्टार्च से अभिक्रिया करता है और लाइपेस फैट से अभिक्रिया करता है। ट्राइप्सिन प्रोटीन से अभिक्रिया करके प्रोटीन और प्रोटेस्ट बनाता है। एंजाइम स्टार्च से अभिक्रिया करके माल्टोज बनाता है और लाइपेस फैट से अभिक्रिया करके फैटी एसिड बनाता है। और ग्लाइक्रोड, ये तीनों याद रखना है, ट्राइपिन, एमाइलेस और लाइपेस। और कौन किसको पचाता है, मतलब प्रोटीन को कौन पचाता है, स्टार्च को कौन और लाइपेस को कौन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ये कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे है आंत ग्रंथियाँ, इंटेस्टाइन ग्लैंड, मतलब आंत में कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है उसके बारे में। छोटी आंत की दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें आंत रस का स्राव होता है। आंत रस से निम्नलिखित एंजाइम होता है जो भोजन का पाचन करते हैं। मतलब छोटी आंत से भी बहुत सारा रस निकलता है जो क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। छोटी आंत के आंतरिक दीवार से निकलता है ये सब रस। अब कौन कौन रस निकलता है? माल्टोज से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। सुक्रोज से अभिक्रिया करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। लैक्टोज से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। न्यूक्लिक एसिड से अभिक्रिया करके न्यूक्लिक एसिड बनाता है। ये सब आंत की ग्रंथियां हैं कुछ। ये बहुत कम, ये इक्वेशन नहीं पूछे जाएंगे, बस आपसे यही पूछे जाएंगे कि क्या छोटी आंत से भी कोई आंत से भी कोई स्राव होता है रस, तो हाँ होता है। और कौन रस स्राव होता है आगे पढ़ेंगे। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, मतलब जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो पूर्ण रूप से पच जाता है, जिसमें भोजन की जटिल और अघुलनशील अणु सरल एवं घुलनशील अणु में बदल जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं बड़े बड़े उसके पार्ट रहता है, जो नहीं घुलते रहता है वो जल्दी घुल जाता है और टूट के छोटे छोटे अणु में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में स्थित भिलाई के द्वारा हो जाता है। भोजन से जो भी प्रोटीन वसा या जो भी चीज़ निकलता है वो किससे के द्वारा अवशोषित होता है? भिलाई के द्वारा। प्रत्येक आंत की कोशिका में लगभग 3000 भिलाई होता है। आंत की कोशिका में कितना लगभग भिलाई होता है? 3000। प्रत्येक भिलाई के केंद्र में एक लसिका वाहिनी होता है जो रक्त वाहिनी द्वारा घिरी रहता है। प्रत्येक आंत के केंद्र में क्या रहता है? प्रत्येक भिलाई के सेंटर में, भिलाई जो आंत के अंदर में पाया जाता है उसके सेंटर में एक लसिका वाहिनी रहता है जो रक्त वाहिनी से घिरा रहता है। और क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा न्यूक्लिक एसिड का अवशोषण करता है। रक्त कोशिका के द्वारा होता है। जो भी भिलाई था छोटी आंत के अंदर में, जो भिलाई था वो क्या कर रहा था? वो सब भिलाई के अंदर एक कोशिका था जो रक्त वाहिनी द्वारा घिरा हुआ था। वो रक्त ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और न्यूक्लिक एसिड जो भी वो अवशोषित किया था वो अवशोषण रक्त कोशिका के द्वारा होता है। जबकि
वाष्पीय अम्ल मतलब फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल लैक्टियल के द्वारा होता है। जो भी फैटी एसिड बच जाता है वो ग्लिसरॉल लैक्टियल के द्वारा होता है, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा न्यूक्लिक एसिड रक्तवाहिनी के द्वारा अवशोषित हो जाता है। यहाँ पे बना था ना, ग्लूकोज बना था, फ्रुक्टोज बना था और न्यूक्लिक एसिड बना था। ये सब किसके द्वारा अवशोषित हो गया? सब रक्तवाहिनी के द्वारा अवशोषित हो गया, और एक केवल बच गया फैटी एसिड। वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल लैक्टियल के द्वारा बाद में अवशोषित हो जाता है। ये सब भी छोटी आंत की प्रक्रिया है, क्योंकि भोजन का अच्छे से पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की ये सब ग्रंथि था, भिलाई, और प्रत्येक कोशिका में 3000 भिलाई होता है, याद रखना। और अब पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी, मोटी तथा चौड़ी नली होती है, जो छोटी आंत के चारों ओर एक वक्र बनाती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत क्या है? मतलब अभी हम जो पार्ट बताए थे कि अंदर में छोटी आंत रहता है और इसके चारों तरफ बड़ी आंत फिर घिरा रहता है। वो यही कह रहा है कि बड़ी आंत 5 मीटर लंबी, मोटी तथा चौड़ी नली होती है, जो छोटी आंत के चारों ओर एक वक्र बनाती है। छोटी आंत के चारों तरफ जो वक्र बनाती है वही बड़ी आंत है। बड़ी आंत की लंबाई 5 मीटर होती है। बड़ी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का भी 3 भाग था। कौन कौन था? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। मतलब सबसे ऊपरी पार्ट ड्यूडेनम था, बीच का पार्ट जेजुनम था, नीचे का पार्ट इलियम था। उसी तरह बड़ी आंत में भी 3 पार्ट है, सीकम, कॉलम और रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत का संयोग स्थल पर एक नली होती है, जिसको सीकम कहते हैं। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलता है उसको सीकम कहेंगे। और सीकम के शीर्ष पर 13 मीटर लंबी उंगली नुमा रचना होता है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो सीकम होता है इसके शीर्ष पे एक उंगली नुमा रचना होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी ये रचना जब बढ़ जाता है तो आदमी को ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। इसके ऊपरी भाग कोलोन कहलाता है तथा मलद्वार का ऊपरी भाग रेक्टम कहलाता है। अब इसके जो बीच का भाग है वो सब, इसके ऊपर का पार्ट कोलोम कहलाएगा, और लास्ट का पार्ट जहाँ से मलद्वार होगा पूरे वो पार्ट रेक्टम कहलाएगा। और रेक्टम से में ही मल जमा रहता है और वो एक बार बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो आज मेरा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू। वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रेगुलर रहिए, तो मैं भी सारा चैप्टर का वीडियो रेगुलर में बना देंगे।